नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की करेंगे। क्वाड देशों की मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग के जरिए क्वाड देशों ने सीधे तौर पर जो है चीन को सख्त मैसेज भी दिया है। इस मीटिंग को समझने की हम आगे कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे को समझने की कोशिश करेंगे और भारत अमेरिका के रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं, भारत कितना भरोसा अमेरिका पर कर सकता है, इसको भी समझना आज हमारे लिए बेहद जरूरी है। यह जरूरी उस वक्त होता जाता है जिस वक्त क्वाड मीटिंग से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ने पाकिस्तान का दौरा किया हो, समझना होगा। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर सामने आई कि फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन का ऑफर दिया है और साथ ही में अंडर वाटर ड्रोन जो हैं उसको लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है। भारत को अंडर वाटर ड्रोन की कितनी जरूरत है और क्या वाकई में भारत फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन और राफेल एम खरीद सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि भारत की चिंताएं लगातार समुद्र में बढ़ रही हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल को लेकर भी बात होगी, क्योंकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को साफ कह दिया है कि अगर आप लेबनान में हैं तो जल्द से जल्द लेबनान को छोड़ दें। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में हुई क्वाड देशों की समेट, बड़ी खबर आपको बता दें। क्वाड देशों ने चीन को दिया सख्त संदेश। क्वाड संगठन किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंद प्रशांत महासागर में दादागिरी मंजूर नहीं। बड़ी खबर, अमेरिका में हुई क्वाड देशों की समिट। क्वाड देशों ने चीन को दिया सख्त संदेश। क्वाड संगठन किसी के खिलाफ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी बोले, लेकिन हिंद प्रशांत महासागर में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। क्वाड देशों ने चीन को दिया सख्त संदेश। बड़ी खबर आपको बता दें, क्वाड संगठन किसी के खिलाफ नहीं। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो आपको सुनाऊंगा, उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए जानकारी, फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर क्योर। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। प्रधान, आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं।
हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। लेते हैं इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आया, उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेड की समिट बेहद अहम समिट हुई है और इसमें क्या कुछ खास रहा। देखिए, 26/11 और पठानकोट हमले की निंदा की गई। आतंक के खिलाफ लड़ाई में सब एक साथ हैं। हिंद प्रशांत महासागर में दादागिरी नहीं चलेगी। ये चाइना को बिल्कुल साफ मैसेज क्वेड देशों की मीटिंग में दे दिया गया है। अवैध मिसाइल परीक्षण की निंदा की गई। जानकारी साझा करने पर क्वेड देश सहमत हुए। बाइडेन बोले, क्वेड आगे बना रहेगा। ये क्वेड देशों की मीटिंग में तमाम फैसले हुए हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। क्वेड देशों की समिट हो चुकी है और इस समिट के बाद तमाम क्वेड के चारों ही देशों ने एक सख्त मैसेज चीन को दिया है कि हिंद प्रशांत महासागर में दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन कई और अहम पहलू हैं जिस पे बात करना बेहद जरूरी है। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सबसे पहले। और विदेश मामलों की जानकार मौसमी सचदेव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जय हिंद आपको भी। थैंक यू समय देने के लिए। मेजर जनरल पीके सहगल सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा। सर, क्वेड देशों की समिट, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में 3 दिवसीय दौरा और समिट हो चुकी है। लंबी बातचीत क्वेड देशों की हुई है, लेकिन कितना इफेक्टिव आप क्वेड को देख रहे हैं? क्योंकि जब बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि क्वेड का फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगली जो मीटिंग है वो हिंदुस्तान में होगी। क्वेड के आने के बाद, ऑकस के आने के बाद क्वेड पे सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अहम मीटिंग भी हुई है। कैसे आप क्वेड का फ्यूचर आगे देख रहे हैं सर? क्वेड का फ्यूचर जो है बहुत ही, मेरे मुताबिक बहुत ही अच्छा है। अगली क्वाड की मीटिंग हिंदुस्तान में होने जा रही है। क्वाड ने साफ तौर पे चीन को कहा है कि जहाँ तक इंडो पैसिफिक का ताल्लुक है, क्वाड के देश जो है जो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक हर प्रकार से ओपन हो, इंक्लूसिव हो, प्रोस्परस हो, रेजिलिएंट हो। और क्वाड के अंदर उन्होंने बड़ी सारी चीज़ों की बातचीत की है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की बातचीत की है, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बातचीत की है, टेररिज्म की बातचीत की है, डिजास्टर रिलीफ की बातचीत की है, क्लाइमेट की बातचीत की है, एनर्जी की बातचीत की है, कनेक्टिविटी की बातचीत की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि क्वाड जो है बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है कैंसर के कंट्रोल के लिए, और हिंदुस्तान ने कहा कि 40 मिलियन वैक्सीन वो इसके लिए देगा। यानी दूसरे लफ्जों में क्वाड जो है साफ तौर पे आए दिन और ज़्यादा मजबूत बनता जा रहा है। बाकी जो देश है क्वाड के अंदर सिवाय हिंदुस्तान को छोड़ के, वो चाहते हैं कि क्वाड जो है मिलिटराइज हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि हम चीन के खिलाफ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। क्वाड जो है साफ तौर पर चाहता है कि इंडो पैसिफिक में किसी प्रकार की कोई दादागिरी ना चले किसी भी देश की। जो इंटरनेशनल वाटर्स है कंप्लीटली फ्री होने चाहिए फॉर नेविगेशन एंड फॉर एवरी पर्पस। और जहाँ तक ऊपर की एयर स्पेस है वो भी एब्सोल्युटली एंड टोटली फ्री होनी चाहिए। चाइना कहता है कि 12 जो 9 डैश लाइन है, जो ईरान, जो उसका सबसे सदर्न आइलैंड है ईरान, वहाँ से 1200 किलोमीटर दूर, वो सारे के सारे इंटरनेशनल वाटर्स को कहता है उसका पानी है, उसके ऊपर की एयर स्पेस उसकी है। वो कहता है एयर डिफेंस जोन उसके ऊपर एस्टेब्लिश करेगा, और जो भी जहाज उसके ऊपर से जाएगा उसको चाइना से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी और चाइना को भाड़ा देना पड़ेगा। इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे देश है पैसिफिक के, उनमें आपस में क्षमता नहीं है चीन को किसी प्रकार का मुकाबला करने के लिए। इसलिए बड़ा लाजमी था कि ये 4 देश इकट्ठे हों, क्योंकि नन ऑफ देम आर मिलिट्री पुशओवर्स। ना तो अमेरिका पुशओवर है, वो तो चाइना से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बहुत दूर है। और इस इलाके में वो चाहता है कि हिंदुस्तान जैसा देश जो है, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है, जापान जैसा देश है, तो एकजुट होकर
कार्रवाई करे ताकि हर प्रकार से इंश्योर किया जाए कि इंडो पैसिफिक जो है हर प्रकार से ओपन हो, हर प्रकार से सिक्योर हो, हर प्रकार से इंक्लूसिव हो, हर प्रकार से प्रॉस्परस हो, हर प्रकार से रेजिलिएंट हो। इसका फायदा जो है पूरी दुनिया को होगा, इन 4 देशों के अलावा। साथ ही साथ ब्रिटेन और फ्रांस भी बहुत बड़े इस इलाके में, उनके बड़े एसेट्स हैं, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बड़ा लाजमी है कि क्वाड के देश जो है एकजुट होकर कार्रवाई करें। आने वाले समय में क्वाड की एक्सपेंशन भी हो सकती है और हो सकता है कि फ्रांस जो है, साउथ कोरिया जो है, वियतनाम जो है और इंडोनेशिया जो है, ये भी क्वाड का हिस्सा बन जाए। वास्तव में अगर ये भी क्वाड का हिस्सा बन जाते हैं तो क्वाड में बहुत ज्यादा और ताकत आ जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑल दीज नेशंस जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, नन ऑफ देम आर मिलिट्री पुशओवर्स इन टुडेज एनवायरनमेंट। और चीन को साफ तौर पर नजर आएगा कि उसकी दादागिरी जो है उसके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं आता हूं, फिर आपके पास आता हूं, फिर आता हूं आपके पास। मौसमी सचदेव मैम, आपके पास मैं आऊंगा। जिस वक्त ऑकस बन चुका है, जिस वक्त स्क्वाड बन चुका है जिसमें साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं, उस बीच में क्वाड की ये जो मीटिंग है वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ऑकस की बात करें, स्क्वाड की बात करें, ये एक मिलिट्री अलायंस है, और जो अभी तक चीजें निकल कर आई हैं वो अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की, वो चाहते हैं कि भारत अपना स्टैंड चीन के खिलाफ क्लियर करे, ताकि फिर चीन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन हो, ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। लेकिन भारत का कहना कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले ही ये बताया गया है कि ये जो क्वाड है इसका कोई मिलिट्री कैरेक्टर नहीं है, एंड ये साफ कहा गया है कि भारत जो है किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट एक स्पेसिफिक सर्टेन एक डिक्लेरेशन दिया गया है जो हम इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, बट अगर आप एपरेंट देखें तो ये बिल्कुल एपरेंट है। उन्होंने बोला है कि कंसर्न दिखाया मैरीटाइम डोमेन के ऊपर दिखाया, उन्होंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निंदा किया है, क्रिटिसाइज किया है, तो ये भी एक आप इनडायरेक्ट वार्निंग है नॉर्थ कोरिया को। तो आप देखिए कि ये जो क्वाड में डिस्कशंस जो हुए हैं या जो भी बातें टॉक्स हुए हैं, इट इज टू काउंटर चाइना। आप देखिए, ये जो सर ने बोला है कि ये फ्रीडम ऑफ जो वाटरवे, फ्रीडम ऑफ जो मूवमेंट है, वहां पे सारे देशों को फायदा होगा। इनफैक्ट क्वाड का जो एजेंडा था उसी में ही था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वहां पे सबको असिस्ट करने के लिए, तो अगर असिस्ट करना है या ट्रेड को बढ़ाना है या इकोनॉमी के लिए करना है तो डेफिनेटली वाटरवे मूवमेंट फ्री होना पड़ेगा। और चाइना को हम हमेशा देखा जा रहा है, अभी आप देखिए चाइना का जो बेलिजरेंस जो एटीट्यूड है साउथ चाइना सी में कितना, मतलब अभी हालांकि चाइना ने अभी क्वाड आने से पहले बोल दिया कि इंडिया, चाइना एंड इंडिया मतलब अगेंस्ट नहीं है एक दूसरे के, ये सब बातें हैं। अगर ये सब एक्चुअली वो है तो वो अपना जो फ्रंट है, जो अपना फोर्सेस को पीछे ले ले, बट जो भी हो पूरे डिस्कशंस में आप देखिए एक स्पेसिफिक डिक्लेरेशन है जो कंसर्न उन्होंने दिखाया है मैरीटाइम डोमेन के ऊपर। सो इट इज एन इनडायरेक्ट आप बोल सकते हो स्टेटमेंट और वार्निंग टू चाइना एंड नॉर्थ कोरिया कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं होगा, बिकॉज यूएस एंड इंडिया दे आर प्लानिंग जॉइंट ऑपरेशंस इन द, ठीक है, विदाउट मिलिट्री अलायंस, अगर आप मिलिट्री अलायंस नहीं बन रहे हैं, क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं होता है, तो फिर कैसे पॉसिबल आपको मौसमी सचदेव नजर आ रहा है कि आप नॉर्थ कोरिया को और चाइना को रोक सकते हैं? क्योंकि दोनों अपनी नेवी को बहुत, खासकर चीन अपनी नेवी को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है, तो आपको तो साथ में आना होगा मौसमी में। देखिए, सबसे पहले ये तो बताया गया है क्वाड का जो कैरेक्टर है वो ह्यूमैनिटेरियन बेस है, ठीक है, ये इसमें कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन बेस है। और नॉर्थ कोरिया तो सुनने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये डिक्लेरेशन या जो भी ये इनडायरेक्ट वार्निंग है कि नॉर्थ कोरिया सुन के मान जाएंगे। बट हालांकि आप इंडिया का जो अभी रोल है, अगर इंडिया का पोजीशन आप देखें, एवरी कंट्री इज रिस्पेक्टिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया, भारत, कि वो कैसे एक आज के प्रेजेंट डे में इंडिया ही एक देश है सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितना पॉजिटिव रिलेशंस है। तो सबको पता है कि इंडिया किस मतलब इट्स मूविंग टुवर्ड्स कितने अच्छे, लाइक यू नो, इट्स अ पॉजिटिव कंट्री एंड डिप्लोमेसी में नंबर 1 है।
तो चाइना शायद दबाव में आए और चाइना को दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्वाड इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रांग वो एंड इट विल सर्वाइव, इट विल डेफिनेटली सर्वाइव। ठीक है, ठीक है, एंड चलिए मैं इंडिया फिर डेफिनेटली आता लीडरशिप हूं रोल आपके वो पास। करेंगे। जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं मेजर जनरल पीके सहगल सर आपके पास आ रहा हूं। क्वेड से हटकर भी जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और आगे भी कई मुलाकातें होंगी, द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। क्या लग रहा है आपको G404 इंजन को लेकर कोई सहमति बन सकती है? लंबे वक्त से हो रहा है कि डिले हो रहा है, क्या भारत को जरूरत है? तेजस मार्क 1A के लिए जरूरत है, लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार डिले किया जा रहा है। MQ-9 रीपर ड्रोन की जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं उसकी चर्चा होती है। क्या इस दौरे के अंदर उस डील को फाइनलाइज किया जा सकता है? अमेरिका समझेगा कि भारत की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या अमेरिका जानबूझ के इन चीजों को डिले कर रहा है? देखो, अमेरिका जो है हमेशा ही डबल गेम खेलता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 31 अक्टूबर तक इस साल के अगर ये डील साइन नहीं होती हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, तो इसके बाद में ये जो कॉस्ट है तकरीबन $3 बिलियन, ये कॉस्ट को रिवाइज किया जाएगा। तो यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने 31 अक्टूबर तक वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान हर प्रकार से डील साइन करे, जिससे चाइना अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा होता है जॉब क्रिएशन के लिए, उनके रेवेन्यू जनरेशन के लिए। हिंदुस्तान को उतना फायदा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि ये डील जो है 31 अक्टूबर से पहले साइन हो जाएगी, जिसके तहत 31 ड्रोन हिंदुस्तान को मिलेंगे, 15 नेवी को, 8 एयरफोर्स को और 8 आर्मी को। जहाँ तक हमारा तेजस का इंजन का ताल्लुक है, हिंदुस्तान साफ तौर पे अमेरिका को बोल रहा है कि हमारे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, क्योंकि आप हमको इंजन सप्लाई नहीं कर रहे। क्या वो सप्लाई करता है या जल्दी से देता है या नहीं, समय बताएगा। लेकिन साथ ही साथ अभी G-डबल जब फ्रांस जा रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए एक तो नेवी के लिए 26 राफेल और खरीदे जा सकते हैं, दूसरा एयरफोर्स के लिए भी और अधिक राफेल खरीदे जा सकते हैं। और अगर ये हिंदुस्तान ये फैसला लेता है तो वास्तव में अमेरिका के लिए सेटबैक होगा। साथ ही साथ फ्रांस जो कह रहा है वो कह रहा है 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्रॉन अमेरिका पे कितना एरो इंजन्स इन इंडिया। भरोसा कर सकते हैं? मैं एक छोटा सा जवाब आपसे चाह रहा हूं सर, क्योंकि अमेरिका को माना जाता है कि वो एक बिजनेस कंट्री है, उसके लिए व्यापार पहले, लेकिन यहाँ पर अगर चीजों में ही डिले हो रहा है, वो डिलीवरी में और जो डीलिंग होनी है उसके साइड में अगर देरी हो रही है, तो कैसे आप देखते हैं? इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं पीके सहगल सर? देखो, एक कारण तो हो सकता है कि अमेरिका की जो पूरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है बड़े पैमाने पर जुटा हुआ है इस समय हर प्रकार से कार वगैरह देने के लिए यूक्रेन को और इसराइल को। ऐसे में उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है थोड़ी कम हो गई हुई है, क्योंकि साथ ही साथ जो 6 उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान की फौज को देने थे, उसमें भी जबरदस्त डिले हो रहा है। हिंदुस्तान काफी ज्यादा चिंता प्रकट कर रहा है, लेकिन अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि अगर हिंदुस्तान को अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी है, और खास करके ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस काम आएगी चाइना के खिलाफ में और इंडो पैसिफिक में, तो बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान को जल्द से जल्द दिए जाए। मैं बस क्योंकि मौसमी सदे में मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगा, मुझे उसका जवाब चाहिए होगा। इंडिया और अमेरिका के रिश्तों का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड समिट के लिए जाना था, उससे एक दिन पहले रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, वो जनरल मुनीर के साथ मीटिंग कर रहे थे। देखिए, अमेरिका का रिश्ता भले ही अमेरिका कितने भी प्लान्स बना ले, जो रिश्ता है वो हमारा खराब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे और यूएस के साथ बहुत चीजें हैं। आप अगर देखो तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रहे हैं हमारे अमेरिका के साथ चल रहे हैं। और इस बार का अगर आप क्वाड का पिछले जितने भी 5 क्वाड समिट्स हुए हैं, मीट्स हुए हैं, ऑल्दो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं फील हुआ, लेकिन इस बार का जो है आप देखें स्ट्रैटेजिक फोकस है उनको जो चाहिए। जैसे सर ने बोला है, उन लोगों ने मैरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में बात किया, ड्रोन्स का वो डील, प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में वो डील हुआ है, एंड मुझे लगता है इस बार पास होगा। और अमेरिका इंडिया के साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनको पता है इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री अभी। सो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जानबूझ के इंडिया के साथ कोई भी रिश्ता खराब करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि
लगातार पीछे से कमान आ रही है कि वक्त छोटे से ब्रेक का है, माफी चाहूंगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भारत और फ्रांस संबंधों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन का ऑफर दिया है और जिसकी भारत को जरूरत भी है। इसको समझना होगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, परमाणु पनडुब्बी अंडर वाटर ड्रोन का ऑफर दिया। इस महीने के आखिर में पेरिस जाएंगे डोभाल। भारत फ्रांस के बीच हो सकती है अहम डील। बड़ी खबर, फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर। फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, परमाणु पनडुब्बी अंडर वाटर ड्रोन का ऑफर। इस महीने के आखिर में पेरिस जाएंगे डोभाल। भारत फ्रांस के बीच हो सकती हैं कुछ और अहम डील। एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। फ्रांस का भारत को ऑफर, परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद का ऑफर, अंडर वाटर ड्रोन तकनीक का ट्रांसफर करने के लिए भी फ्रांस तैयार। हाल ही में भारत ने कहा था कि अंडर वाटर ड्रोन की जरूरत है। एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस जाएंगे। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को फ्रांस में रहेंगे एनएसए डोभाल। नेवी के लिए राफेल एम को लेकर भी डील संभव है। सैफ्रॉन इंजन को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच डील हो सकती है। इसको समझना होगा। सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। मेजर जनरल पीके सहगल सर, कैसे इस ऑफर को आप देखते हैं, क्योंकि आप लगातार तलाश कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपको नेवी के लिए राफेल की आधुनिक फाइटर जेट की जरूरत है, क्योंकि आज ही खबर आई कि चीन ने अपने JF-35 या J-31 जिसे कहा जाता है उसका ट्रायल किया है। वो 5th जनरेशन का उसके बारे में कहा जा रहा है। अंडर वाटर ड्रोन की जरूरत भारत को है। इस बीच फ्रांस का सामने आना, क्या उम्मीदें हम फ्रांस से रख सकते हैं? भारत और फ्रांस एक अच्छे अलायंस के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं सर? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जहां तक फ्रांस का ताल्लुक है, फ्रांस पिछले कम से कम 50 साल से हर प्रकार से हिंदुस्तान की मदद करता है। चाहे वो 71 की वॉर थी, चाहे 99 की वॉर थी, चाहे वो हमारे को जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, सैंक्शन लगी, फ्रांस ने उस किसी प्रकार की कोई सैंक्शन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगाई। और फ्रांस वाज द फर्स्ट नेशन जिसने वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर गोइंग न्यूक्लियर। जहाँ तक फ्रांस का ताल्लुक है, फ्रांस साफ तौर पर जानता है कि इंडो सोवियत में और खास करके इंडियन ओशन रीजन में चाइना की बढ़ती दादागिरी जो है आए दिन बढ़ती जा रही है। चाइना के पास इस समय 8 न्यूक्लियर सबमरीन है, जब हिंदुस्तान के पास केवल 1 है। दूसरी का सी ट्रायल्स हो रहे हैं, दूसरी साल आएगी। और ये जो मिसाइल लेके जाती है, इसकी रेंज केवल 4 ट्यूब्स है, जब चाइना की सबमरीन में 12 ट्यूब्स हैं और उनकी जो रेंज है 3,500-4,000 किलोमीटर की है। हमारी रेंज केवल 750 किलोमीटर एज ऑफ टुडे। हिंदुस्तान को 2 अटैक न्यूक्लियर सबमरीन देने की कोशिश ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम ये जो इरफान ये सैफ्रॉन इंजन है, ये हम 100% टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान में बनाएंगे। जो हमारा एडवांस वर्जन है LCA का, जो मीडियम रेंज है, उसमें लगाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसके जो फ्यूचर अपग्रेड्स होंगे वो भी हिंदुस्तान को दिए जाएंगे। और हिंदुस्तान को कम्प्लीटली इजाज़त है कि वो बिना फ्रांस की इजाज़त के किसी भी फ्रेंडली कंट्रीज को आगे ये भेज सकता है। ये बहुत ही बड़ा फिर अंडर वाटर ड्रोन्स, यानी दूसरे लफ्ज़ों में फ्रांस हर प्रकार से हिंदुस्तान की मदद करना चाहता है विद कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका जो आपको इंजन देने जा रहा है G414, केवल 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेगा। आपने उससे जितने भी हवाई जहाज लिए हैं, चाहे वो आपके अपाची हो, चाहे आपके स्टार लिफ्टर्स हो, चाहे हरकुलीज हो, आप उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, उनके ओवरऑल के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इस बारी हिंदुस्तान की कोशिश है कि जहाँ तक हरकुलीज का ताल्लुक है, उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर ओवरऑल हिंदुस्तान में की जाए। और जितने भी दुनिया भर में हरकुलीज हवाई जहाज हैं, उनके लिए भी हिंदुस्तान मेंटेनेंस, रिपेयर ओवरऑल
लेकिन फ्रांस का शुरू से ही इस माफी की ऑफर है। यानी दूसरे लफ्जों में ओके। फ्रांस जो है बहुत ही मजबूती से हिंदुस्तान के साथ हर प्रकार से खड़ा है, बिल्कुल उसी माफिक जैसे इसराइल हिंदुस्तान के साथ हर प्रकार से हमेशा ही खड़ा रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस माफिक की टेक्नोलॉजी कोई देश नहीं देता। अगर आप देखो तो हिंदुस्तान को रशिया ने भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं दी न्यूक्लियर के लिए, वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन लोन पर दे रहा है, लेकिन आपके लिए न्यूक्लियर सबमरीन बनाई नहीं। इस माफी की कोशिश जब हमने पहले अमेरिका से भी की थी, दूसरे देशों से भी की थी, किसी ने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। फ्रांस ने अपने आप ही कहा है कि हम हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे, आपको पूरी टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी ऑफर करेंगे। और ये सबमरीन होगी, अटैक सबमरीन होगी, और ये 2 सबमरीन और शामिल हो जाने से और हिंदुस्तान की अपनी सबमरीन बन रही है। इससे हिंदुस्तान की नेवी की क्षमता जो है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान बहुत बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ इंडिया विल बी अ मेजर इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। और जो इंडो पैसिफिक की आप बातचीत पहले कर रहे थे, अगर आपने चाइना ने कोई दादागिरी की तो इस समय हिंदुस्तान के भी कुछ वॉरशिप्स 3 वॉरशिप्स परमानेंटली साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में है, और उस दादागिरी को चेकमेट करने के लिए ऑब्वियसली इंडिकेशन बड़ा क्लियर है कि उसकी दादागिरी को कैसे चेकमेट करोगे। इफ यू हैव टू गो टू वॉर यू विल गो टू वॉर कलेक्टिवली, बिना मिलिट्री अलायंस फॉर्म किए, नहीं तो कैसे दादागिरी को चेकमेट करोगे। क्योंकि 55% दुनिया का ट्रेड वहां से होकर आता है, इंडिया का भी वहां से ट्रेड होता है। अगर आपकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है, अमेरिका की सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है, जापानीज की वगैरह, तो यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू मिलिटरीली इंटरवीन। और बड़ा क्लियर वो इंडिकेशन है कि हम क्वाड जो है एंटी चाइना नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी उसकी दादागिरी को रोकने के लिए तो ये सारी कार्रवाई की जाएगी। ओके, एक मैसेज साफ तौर पे है, लेकिन मौसमी भारत इजराइल संबंधों की होती आई है, लेकिन भारत और फ्रांस के संबंध विस्तृत तरीके से बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इनको? जी, सवाल आपका फिर से कीजिए। शायद मौसमी सदे मैं एक पूछना चाह रहा था आपसे कि अक्सर चर्चा भारत और अमेरिका के संबंधों की होती है, भारत रूस संबंधों की होती है, भारत इजराइल के संबंधों की भी होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत और फ्रांस के संबंध अलग तरीके से बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे इन दोनों देशों के रिश्तों को आप देखते हैं? देखिए, फ्रांस अगर आप पास्ट देखें तो वेपनरी में फ्रांस ट्रस्टेड सप्लायर है भारत का, ये आज की बात नहीं है। और अगर आप लास्ट मुझे लगता है जुलाई में 30 जुलाई में एमओयू साइन हुआ था तेल्स और गेरुडा एरोस्पेस के साथ, जो ड्रोन लीडिंग कंपनीज है, तो ये ड्रोन ऑपरेशंस इन इंडिया, उसका एक एमओयू भी साइन हुआ था। ठीक है, तो उसके और एक तरफ से क्वाड समिट चल रहा है और एक तरफ से फ्रांस ने पूरा इंडिया फ्रांस का जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो और एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो इट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम सबको पता है फ्रांस के पास हाई कैपेबिलिटीज अंडर वाटर ड्रोन्स है और उनके टेक्नोलॉजिकली वेरी वेरी एडवांस। आप देखिए अनमैन्ड ड्रोन है, आप देखिए जो वहां पे जो चलेंगे जो ड्रोन्स है, वहां पे विदाउट ह्यूमन दे कैन ऑपरेट। वो आप लोग सोल भी बोर्ड में रह के आप विदाउट ह्यूमन यू कैन ऑपरेट द ड्रोन्स और सबमरीन्स। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखो तो फ्रांस के पास बहुत ऐसे अंडर वाटर ड्रोन्स है, और इंडिया को अगर फ्रांस का सपोर्ट मिलता है, डेफिनेटली सर ने जैसे बोला है चाइना को काउंटर करे या कोई भी दुश्मन कंट्री को, दुश्मन तो इंडिया किसी को मानते ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन अगर किसी ने साहस की तो फ्रांस जैसे कंट्री अगर ये अगर हम देखें तो देखिए इंटायर मिलिट्री ऑपरेशंस में ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगा और टेक्निकली इंडिया एक एडवांटेजियस पोजीशन में हो जाएगा फ्रांस के ये हाई केपेबल सबमरीन्स एंड ड्रोन्स का अगर सपोर्ट इंडिया को मिलेगा, और मिल रहा है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर ही दिया है। एंड ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर वी लुक फॉर अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप जो चल रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम दिखता है। इनफैक्ट द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया, दिख रहा है इंडिया कहाँ जा रहा है। दैट इज व्हाई आई थिंक फ्रांस जैसे कंट्री साथ है और हमेशा साथ रहेगा। एंड इट इज एक्चुअली एंड देखा जाए तो इट इज अ कंसर्न टू द कंट्रीज लाइक चाइना।
ठीक है मैम, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद पीके सहगल सर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि चर्चा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो टेंशन चल रही है उसको लेकर हम करेंगे, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग जैसे हालात, अकील समेत 14 हिजबुल्लाह कमांडर ढेर किए। अमेरिका ने नागरिकों को जारी किया अलर्ट, कुछ बड़ा होने वाला है, लेबनान छोड़ दें, अमेरिका ने कहा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग जैसे हालात, अकील समेत 14 हिजबुल्लाह कमांडर ढेर। अमेरिका ने नागरिकों को जारी किया अलर्ट, कुछ बड़ा होने वाला है, लेबनान को जल्द से जल्द छोड़ दें। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग, पेजर के वॉकी टॉकी में, पेजर के बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ। आईडीएफ ने 2 दिन में कई एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह पर की, हिजबुल्लाह के हथियार भंडार को तबाह किया। अमेरिका ने भी जारी किया अलर्ट, लोगों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी। अकील वहाबी समेत 14 कमांडर जो हैं उन्हें आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हमारे साथ 2 जाने माने एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कैसे आप देखेंगे इजराइल का ये ऑपरेशन? हिजबुल्लाह के खिलाफ 2 से 3 एयर स्ट्राइक इजराइल कर चुका है और कई ताबड़तोड़ अटैक हिजबुल्लाह के ऊपर किए हैं। क्या वाकई में इजराइल लेबनान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है सर? योर पॉइंट ऑफ व्यू। हिजबुल्लाह के खिलाफ के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर अभी भी हिजबुल्लाह कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता तो हिजबुल्लाह की क्रेडिबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। हिजबुल्लाह काफ़ी से ज़्यादा ताकतवर है। ये गलत ख्याल आता है इजराइल के कि बहुत बड़े पैमाने पर वो हिजबुल्लाह को नाकाम कर सकता है या नाकाम करने में सफल होगा। इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। 2006 में हमास और हिजबुल्लाह के और इजराइल के बीच में बड़ा जंग हुआ था। उस समय इजराइल बहुत ज़्यादा मजबूत था, आज से भी ज़्यादा ताकतवर था, हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन तभी भी वो हिजबुल्लाह के ऊपर हावी नहीं हो सका। आज का हिजबुल्लाह जो है काफ़ी से ज़्यादा ताकतवर है। इसका 1 लाख से ज़्यादा मिसाइलें हैं, जो प्रिसिशन गाइडेड है, काफ़ी तेज़ है। उनको डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जो पिछले 4 दिन में ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कार्रवाई की इजराइल ने, वो कम्प्लीटली सारे के सारे रूल्स ऑफ वॉर को के खिलाफ है। पूरी रेड लाइन्स को उन्होंने उल्लंघन किया है। पहले पेजर्स को में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में फिर वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हुआ, फिर सेलफोन में ब्लास्ट हुआ और फिर कल सोलर पैनल्स में ब्लास्ट हुआ। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि एक किस्म से बहुत बड़ी चुनौती है, एक किस्म से चैलेंज है। और केवल ये किया गया क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहते किसी भी हालत में कि युद्ध रुके, क्योंकि जिस दिन युद्ध रुका और सीजफायर हो गई, उस दिन उसके अगले दिन नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। तो नेतन्याहू की तो कोशिश है कि जंग बड़ा फैले, लेकिन इससे सारी दुनिया को चिंता है, क्योंकि बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये युद्ध जो है बड़े पैमाने पर फैल सकता है और सूनर और लेटर ईरान भी इसमें दाखिल हो जाएगा। ईरान की तरफ से भी अनेकों चेतावनियां दी चुकी हैं, लेकिन अभी तक केवल वो चेतावनियां दे रहा है, अपने नए हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। साफ तौर पर दर्शा रहा है कि हमारे पास हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की काबिलियत है, लेकिन उसके बाद कुछ कर नहीं रहा। हिजबुल्लाह ने लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कुछ काउंटर अटैक किए हैं, इजरायली एयरबेस के ऊपर हमला किया है, कुछ वहाँ काफ़ी नुकसान भी हुआ है, गोलान हाइट्स में किया है। और साफ तौर पे नेतन्याहू को एक ओपन चैलेंज किया है। उसकी नेतन्याहू की कोशिश है कि 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं जो नदन इसराइल में रहते थे, जो 1 साल से अपने घर छोड़ के पलायन कर चुके हैं, को वापस लाने के लिए उनको आश्वासन दिया कि उनको हर हालत में वापस लाया जाएगा और इजराइल डिफेंस फोर्सेज जो सदर्न लेबनान को ऑक्यूपाई कर लेंगे। उसने कहा आपने जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ जब तक गाजा में सीज फायर नहीं होती, एक भी आदमी जो है वो 1 लाख छोड़ो, एक भी वापस अपने जगह पे नहीं आ सकता है। और हम तब तक इस जगह को कम्प्लीटली खंडर में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल उसी माफी जैसे गाजा को किया। और मुझे पक्का यकीन है कि अभी तक जो हमले उन्होंने किए वो केवल और केवल लिमिटेड थे नदर इसराइल में और गोलान हाइट्स में।
कल उन्होंने सबसे डीपेस्ट अटैक किया है, जो तकरीबन 90 किलोमीटर इनसाइड इसराइल है, सेंट्रल इसराइल में। जी मुझे लगता है कि आज और अगले 24 से 48 घंटे में तेल अवीव वगैरह के भी ऊपर हमले हो सकते हैं, और जब तक इसराइल को पनिश नहीं किया जाए और एक बड़ा नुकसान ना पहुंचाया जाए, किसी प्रकार से कोई सीजफायर की संभावना नहीं नजर आती, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहेंगे, और क्या नेतन्याहू को प्रेशराइज वाकई करने में के लिए हिजबुल्लाह के बड़ा पास राजनीतिक सर मैं जबरदस्त एक पनिश चीज किया समझना जाएगा। चाहूंगा, क्या वाकई में हिजबुल्लाह के पास, ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल को पनिश कर सकें? क्योंकि जिस प्रकार से इस्माइल हानिया और जिस प्रकार से लेबनान के अंदर अटैक हुए हैं, अब फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं वो अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर ईरान के अंदर भी यही हालात हैं, वहां पर खुद जो कमांडर्स हैं उनके, या जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनको खुद इस वक्त अपना ये खौफ है कि मोसाद क्या कर दे। साइकिल सर, देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के खमेनी जो है साफ तौर पे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो इसराइल कर रहा है वो गलत है, और हम इसराइल को बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कह रहे हैं एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। उनकी जबरदस्त कोशिश है कि उससे पहले किसी ना किसी तरीके से वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लें, ताकि अमेरिका को वगैरह को साफ तौर पर पता लग जाए कि किसी हालत में जो अमेरिका का इतना बड़ा जमावड़ा है, अमेरिका गलती ना करे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। बहुत साफ तौर पर ये भी अमेरिका को दर्शाना चाहते हैं अपने मिसाइल्स के माध्यम से, और जो एडवांस ड्रोन्स कल उन्होंने दर्शाए हैं उसके माध्यम से, कि बहुत बड़े पैमाने पर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह को सिंक कर सकते हैं, उनके बेड़े को कर सकते हैं, और उसी माफिक नुकसान पहुंचा सकते हैं ब्रिटेन के बेड़े के ऊपर और बाकी देश के। उनकी जबरदस्त कोशिश है कि बाकी देश ना आए। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, ईरान के पास काफी से ज्यादा ताकत है हर प्रकार से इसराइल को सबक सिखाने के लिए। इसराइल को बड़े पैमाने पर वो बर्बाद कर सकते हैं, उसी तरीके से जैसे उसने गाजा को बर्बाद किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एब्सोल्यूट एंड टोटल सपोर्ट बाय द अमेरिकन्स। लेकिन वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई जो है इतनी बड़ी फैले जिसका नुकसान मिडिल ईस्ट को हो, क्योंकि लड़ाई जो है मिडिल ईस्ट में हो रही है, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज मिडिल ईस्ट में हो रही है। अभी पहले लेबनान में था, हूथीज के साथ लेकिन कई सवाल हैं सर, क्योंकि रईसी तो चाहते हैं कि बदला लें, लेकिन आईआरजी की बात करें तो तकनीक के मामले में कई बार ऐसा लगता है कि इजराइल बहुत आगे है ईरान से। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मौसमी सस्ते मैम आपके पास मैं आऊंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाहूंगा। कैसे देखते हैं इस वक्त जो इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जो टेंशन चल रही है, अमेरिका क्या रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है अगर ईरान हिजबुल्लाह के पीछे खड़ा हो जाता है तो? देखिए, ईरान खड़ा हो जाता है, ईरान विल थिंक ट्वाइस। इट इज नॉट इजी कि ईरान इमीडिएटली मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाए, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक वेटिंग एंड लाइक वाचिंग। इतना आसान नहीं है कि ईरान इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड सेकेंडली, सीज फायर इज अ बिग क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इजराइल विल स्टॉप नाउ। मुझे नहीं लगता कि इजराइल ने जो अभी शुरू किया है, अभी 400 से भी ज्यादा रॉकेट्स उन्होंने, और जो हमला इजराइल अभी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अभी रुकेगा, क्योंकि मुझे लगता है इजराइल के ऊपर भी एक प्रेशर है, क्योंकि उनके हॉस्टेजेस को फ्री नहीं कर रहा है। बट जो स्टेप इजराइल ले रहे हैं, डेफिनेटली एंटायर मिडिल ईस्ट इज डिस्टर्ब्ड नाउ। तो और अगर ईरान भी इन्वॉल्व हो गया, आपको पता है कि इट विल लीड टू अ ग्रेटर डिस्टर्बेंसेस। तो मुझे नहीं लगता ईरान अभी इन्वॉल्व होगा इस चीज में, एंड मुझे ये भी नहीं लगता कि इजराइल विल स्टॉप। मुझे लगता है इजराइल पूरा अटैक मोड में है अभी, आप हम देख ही रहे हैं जो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ईरान की साख दाव पर है ना मैम, मौसमी मैम, ईरान की साख दाव पर है। आप हमास के चीफ इस्माइल हानिया को आपके घर में घुस के मारा, और इस चीज को नकार नहीं सकते। कई ईरान के कमांडर्स को, इवन तक सीरिया से फौजी कमांडर्स को उठाकर जो है इजराइल अपने साथ ले गया, जो वहां पर बम बना रहे थे। तो क्या इजराइल ईरान की अपनी साख दाव पर है? अगर अब हिजबुल्लाह के साथ खड़ा नहीं हुआ तो अरब कंट्रीज तो कहेंगे कि आप में तो दम ही नहीं है। देखिए, ईरान सिर्फ हिजबुल्लाह के साथ नहीं, ईरान का रिश्ता तो बहुत सबके साथ। ईरान ऐसा स्टेप ले ही नहीं सकता अभी। डेफिनेटली आपको दिखेगा कि हिजबुल्लाह के साथ है, लेकिन वो अटैक मोड में अभी नहीं आ सकते हैं। ऑल्दो अगर हमें लगे, कर्टेन के पीछे हमें लगे कि इजराइल, लेकिन ईरान अगर इन्वॉल्व हो गया तो इट विल बी अ बिग वॉर। तो मुझे नहीं लगता ईरान अभी खुल के आगे आएंगे, और मुझे लगता है कि
हिजबुल्लाह जितना भी कोशिश कर ले, मुझे आई नो डिफेंस एक्सपर्ट विल नो बेटर, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि इजराइल जो टेक्नोलॉजी वाइज जितना एडवांस्ड है, मुझे नहीं लगता हिजबुल्लाह इतना एडवांस्ड है या ठीक है उनके मैम, पास लेकिन उतना power है। इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अमेरिका भी नजर बनाए हुए है कि अगर ईरान हिजबुल्ला के सपोर्ट में आए तो कम से कम जो ये वॉर है, एक जंग है, उसे तेहरान तक पहुंचाया जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल पीके सहगल सर बहुत बहुत शुक्रिया। मौसमी सजदे मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।